Hey guys, what's up? Welcome to the channel. Today we will discuss marketing या मार्केट असेसमेंट. बिजनेस में मार्केट वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो मार्केट को सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर को एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट के बारे में उसको असेस करना पड़ता है. इसके लिए उसको एक मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है. जब वो प्रॉपर रिसर्च करता है उसी अकॉर्डिंग वो अपनी प्लान्स और स्ट्रेटजी बनाता है मार्केट एनवायरनमेंट को स्टडी करके. अब हम समझते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता क्या है. मार्केट एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस जो अफेक्ट करते हैं डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन को अफेक्ट करें फैक्टर्स रिलेटेड विद मार्केटिंग एंड मार्केटिंग और मार्केट से रिलेटेड जो डिसीजन अफेक्ट करें वो होता है मार्केट एनवायरनमेंट. इसमें क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है. इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ कंपनी स्पेसिफिक और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर माइक्रो और मैक्रो होते हैं. जो कंपनी स्पेसिफिक है उसमें क्या होता है, ओनर्स, वर्कर, मशीन्स, मटेरियल, ये सब इंक्लूड होते हैं. जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो होते हैं. माइक्रो में क्या होता है, टास्क एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक टू बिजनेस. लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, वो फैक्टर्स जो एंगेज्ड हैं प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रमोटिंग में, वो सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. ब्रॉड एनवायरनमेंट की अगर बात करें इसके अंदर ही मैक्रो में, तो 6 कंपोनेंट्स देखे जाते हैं: डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट. इसके बाद है मार्केट असेसमेंट. मार्केट असेसमेंट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है मार्केट का, मार्केट एनवायरनमेंट फोर्सेस का, मार्केट ट्रेंड्स का, एंट्री बैरियर्स का, कंपटीशन, रिस्क, अपॉर्चुनिटी और कंपनी के रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट्स. ये एक डिटेल्ड और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है पोटेंशियल ऑफ न्यू प्रोडक्ट. जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस आइडिया और न्यू इन्वेस्टमेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन है टाइप से. एक वेंचर स्टार्ट करने से पहले न्यू मार्केट को चेक करना पड़ता है. अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक मार्केटिंग असेसमेंट की जाती है. ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है कि यहाँ पे ज़रूरत है पोटेंशियल कस्टमर बेस की या नहीं. एक अच्छी एग्जीक्यूटेड मार्केट असेसमेंट विल इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड वेदर टू यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू गो आफ्टर मार्केट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दैट विल प्रोवाइड बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पे बेस्ट रिटर्न कहाँ पे मिलेगा, ये हम मार्केट असेसमेंट के थ्रू पता लगा सकते हैं. अगर हम प्रॉपर मार्केटिंग असेसमेंट नहीं कर पाते, मतलब अगर हमने ये नहीं किया, तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी. जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, उनका बहुत ज़्यादा वेस्टेज होगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाएंगी, पुअर रिटर्न्स मिलेंगे हमको. और फाइनेंशियल लॉसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे एक एंटरप्राइज के फ्यूचर के लिए. तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम पहले मार्केट को स्टडी करें, मार्केट असेस करें. जब हम मार्केट असेसमेंट करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में रखनी होती है, जैसे कि डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन क्या है हमारा, कॉस्ट क्या है और इनोवेशन कैसी होगी. फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट असेसमेंट. अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं मार्केट असेसमेंट को. तो नंबर 1 है हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट. जो माइक्रो एनवायरनमेंट है इसके अंदर क्या आता है, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर और बहुत सारी पब्लिक. तो ये इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजर के लिए कि वो समझे कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है बिजनेस का. कैसे समझेंगे, ऑब्जर्वेशन से, मार्केट एनालिसिस से, और बहुत सारी टेक्निक्स हैं मार्केटिंग कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को कंप्लीट करने के लिए. तो जो माइक्रो एनवायरनमेंट है ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है मार्केट असेसमेंट को. नेक्स्ट है सप्लायर्स. सप्लायर जो होते हैं एक फर्म के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉम्पिटिटिव पोजीशन के लिए और मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए जो फर्म को चाहिए. सप्लायर में क्या आता है, रॉ मटेरियल सप्लायर, एनर्जी सप्लायर, लेबर एंड कैपिटल सप्लायर, ये सारे सप्लायर्स में आ जाते हैं. सप्लायर्स जो है या तो वो इंडिविजुअल होंगे या बिजनेस हाउसेज होंगे. सप्लायर को रिसोर्सेज चाहिए
सप्लायर्स जो हैं वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो एक फर्म को चाहिए। अब एंटरप्राइज जो है उसको फॉलो करने पड़ते हैं बहुत सारे स्टेप्स जो रिलेटेड हैं सप्लायर्स के लिए, जैसे कि डेवलपिंग स्पेसिफिकेशन, सर्चिंग फॉर पोटेंशियल सप्लायर, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द सप्लायर। ऑर्गेनाइजेशन शुड चूज दो सप्लायर्स who offer best mix of quality, delivery, reliability, credit, warranty and obviously low cost। मतलब हमें वो वाले सप्लायर चूज़ करने चाहिए जो हमें क्वालिटी देते हैं, अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, जो हमको डिलीवरी सही टाइम पे देते हैं, जो हमें हमारे लिए रिलायबल है, जो हमारे लिए कॉस्ट फ्रेंडली है। ये सारे फैक्टर्स जो है ये सप्लायर हमें प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट इंटरमीडियरीज। हर बिजनेस में नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज आर यूज्ड फॉर प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो इंटरमीडियरीज हैं वो बहुत सारी लगती हैं एक बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। जब हमें बिज़नेस को प्रमोट करना होता है तब इंटरमीडियरी चाहिए, जब हमें सेल करना होता है और डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं गुड्स और सर्विसेज तब भी एक इंटरमीडियरी चाहिए। बहुत सारी बिजनेस फर्म के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि वो कस्टमर को रीच करें। इन सिचुएशन में मार्केट इंटरमीडियरीज ही काम आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कस्टमर्स तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। ये इंटरमीडियरीज दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, बिजनेस फर्म्स भी हो सकती हैं। इस इंटरमीडियरीज के अंडर क्या आता है, मिडिल मैन आता है। इनमें आता है मिडिल मैन। और कौन आता है इनमें, मिडिल मैन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी होगी, मार्केट सर्विस एजेंसी होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। और मार्केट इंटरमीडियरीज जो है वो प्रोवाइड करती है एड्स प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। फिर आता है कॉम्पिटिटर। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो होते हैं जो हमारा सिमिलर गुड और सर्विसेज सेम मार्केट में बेच रहे होते हैं, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हुए। अब नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिटर है मतलब बिज़नेस के पास जो उसके कस्टमर हैं वो ज़्यादा बिजनेसेस में बटेंगे उसके कस्टमर। लेकिन अगर एक इंडस्ट्री में कंपटीशन कम है तो फर्म में डिमांड ही नहीं होगी। तो मोस्ट कॉमन कंपटीशन विच अ कंपनीज प्रोडक्ट नाउ फेसेस इज़ फ्रॉम डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स ऑफ अदर कंपनीज। मतलब प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, उनका एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होना चाहिए, यूएसपी होना चाहिए। फिर आता है कस्टमर्स। जब हम मार्केट असेसमेंट करते हैं उसमें कस्टमर भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कंज्यूमर्स जो हैं उनका डायरेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है बिजनेस पे। एक फर्म जो है वो सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर सकती, प्रॉफिट ऑपरेट नहीं कर सकती विदाउट अट्रैक्टिंग टारगेटेड कस्टमर। मतलब जो उसके टारगेटेड कस्टमर हैं उनको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर एंड प्रेजेंटिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स वो बहुत ज़रूरी हैं एक कस्टमर बेस बनाने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। मेन क्या पर्पज़ है कि प्रॉफिट जनरेट करना है एक फर्म को, उसके लिए उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब जो कस्टमर हैं उनको काफ़ी सारे पार्ट्स में बांट सकते हैं हम, जैसे कि अल्टीमेट कस्टमर होते हैं। एक तो अल्टीमेट कस्टमर क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या हाउस होल्डर भी हो सकते हैं। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल कस्टमर। इंडस्ट्रियल कस्टमर कौन होते हैं, जो आपका गुड्स और सर्विसेज तब खरीदते हैं जब उस गुड्स और सर्विसेज से वो और कोई गुड्स और सर्विसेज बना रहे होते हैं, मतलब उसको प्रोसेस करते हैं, वो होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर। फिर आते हैं रीसेलर्स। रीसेलर्स कौन होते हैं, वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो हमारा गुड्स तब खरीदते हैं ताकि वो उसको रीसेल कर सके एट प्रॉफिट पे। फिर आते हैं गवर्नमेंट कस्टमर। गवर्नमेंट कस्टमर जो होते हैं वो परचेज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए। फिर आते हैं इंटरनेशनल कस्टमर।
ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन होती है दूसरी कंट्रीज़ की जो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, या तो कंजम्पशन के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। जो ये वाले बायर्स होते हैं ये अब्रॉड में सेटल्ड होते हैं, और इनका जो कस्टमर्स हैं ये कस्टमर भी हो सकते हैं, प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, रीसेलर भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, जब डिमांड और फोरकास्टिंग को ज्वाइन कर दिया जाता है तो बनती है डिमांड फोरकास्टिंग। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि डिमांड का मतलब क्या है और फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, सेपरेटली हम इनको स्टडी करेंगे। डिमांड जो होती है दिखाती है कि परचेजिंग कैपेसिटी क्या है और विलिंगनेस क्या है कस्टमर की। मतलब एक कस्टमर है वो, उसके पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि वो परचेज़ कर सके, अगर हाँ तो क्या वो विलिंग है उन मनी को स्पेंड करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। अगर इसमें भी यस है तो हम कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड है। अदरवाइज़ अगर उसके पास पैसे हैं लेकिन वो विलिंग ही नहीं है उन मनी को उस प्रोडक्ट पे स्पेंड करने के लिए, तो हम कहेंगे कि डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट की। अब है फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर वैल्यू ऑफ आइटम अंडर ए सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस है जो फ्यूचर वैल्यू, किसी भी प्रोडक्ट की फ्यूचर वैल्यू को एंटिसिपेट करती है। किन फैक्टर्स, किन फोर्सेस के अंदर, कि अनकंट्रोलेबल फोर्सेस हैं और कॉम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है जिनमें। तो अब डिमांड फोरकास्टिंग क्या हुआ, एक ऐसी सिस्टमेटिक प्रोसेस हुई जो इन्वॉल्व करती है एंटिसिपेटिंग द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन की, इन फ्यूचर में उसकी क्या डिमांड होने वाली है, अंडर ए सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल एंड कॉम्पिटिटिव फोर्सेस में। बहुत सारे जो बिजनेस डिसीजन है एक ऑर्गेनाइजेशन के वो लिए जाते हैं अंडर द कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, इस बेस पे लिए जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिस्क को कम कर सकती है बाय डिटरमाइनिंग द डिमांड प्रोस्पेक्ट्स फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन फ्यूचर। तो जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो हमेशा हेल्पफुल रहती है एस्टिमेट करने के लिए कि डिमांड क्या है और स्ट्रेटेजी क्या प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसलिए जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने में हेल्पफुल है। अब इसमें हम देखते हैं फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग में। काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। टाइम के बेसिस पे देखते हैं टाइम ऑफ फोरकास्ट। टाइम के बेस पे हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, शॉर्ट पीरियड, मीडियम पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। अब देखिए शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, जो 1 ईयर तक के फोरकास्ट किए जाते हैं वो विद इन 1 ईयर, तो वो शॉर्ट पीरियड फोरकास्टिंग में आते हैं। मीडियम पीरियड में क्या होता है 1 से 2 साल में आते हैं मीडियम पीरियड में, और 3 से 10 साल तक की जो फोरकास्टिंग की जाती है वो आती है लॉन्ग पीरियड में। फिर आता है लेवल ऑफ फोरकास्ट। इसके काफ़ी लेवल्स भी होते हैं फोरकास्टिंग के, तो 3 लेवल हैं मेनली। नंबर 1 है मैक्रो लेवल, फिर है इंडस्ट्री लेवल एंड नेक्स्ट है फर्म लेवल। मैक्रो लेवल में क्या होता है, फोरकास्ट किए जाते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए एंड रिलेटेड विद जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। इंडस्ट्री लेवल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए फोरकास्ट किए जाते हैं। एंड फर्म लेवल पे क्या होता है, फोरकास्ट किए जाते हैं एस्टिमेट करें डिमांड एक पर्टिकुलर फर्म की। फर्म के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। नंबर 3 इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में क्या आता है कि प्रोडक्ट क्लासीफाई किए जाते हैं इंडस्ट्रियल है या कंज्यूमर गुड है फ्रॉम डिमांड फोरकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर है जनरल एंड स्पेसिफिक फोरकास्ट। एक जनरल फोरकास्ट जो है वो प्रोवाइड करता है ग्लोबल पिक्चर बिजनेस और एनवायरनमेंट की, वाइल जबकि एक स्पेसिफिक फोरकास्ट जो है वो एक इंसाइट देता है बिजनेस एनवायरनमेंट की जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है। जनरली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दोनों ही फोरकास्ट करती हैं,
ताकि ओवर जनरलाइजेशन जो है उसे रिस्ट्रिक्ट करे एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ डिमांड पता लगाने के लिए, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कर रही है वो उसको प्रोवाइड करे इनएडिक्वेट बेसिस फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए। फिर आते हैं मैथड्स। बहुत सारे मेथड होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। ये जो मेथड है डिफरेंट है न्यू और ओल्ड प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि डिमांड फोरकास्ट जो है वो ओल्ड प्रोडक्ट के लिए जो उसका हिस्टोरिकल डाटा है वो अवेलेबल होता है, इसलिए उसकी फोरकास्टिंग अलग तरीके से होती है। फिर है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में क्या आता है, प्रोडक्ट एंड मार्केट रिलेटेड विथ फीचर, कंपटीशन आ जाएगा इसमें, अनसर्टेनिटी, रिस्क, एरर रिलेटेड विथ फोरकास्टिंग, ये सब आ जाता है अदर फैक्टर्स के अंदर। So guys, that's all for today. If you like my video, please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching.